प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि पूरा इंडियन ओशन हमारा है और इसमें हर तरह की मूवमेंट वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और क्या पाकिस्तान ने कभी इस हवाले से सोचा? और अगली खबर भारत से जुड़ी हुई है। ईरान पर हमले और तेज हो गए हैं। इसी बीच हॉर्मुज से बरकरार संकट के बीच एक और भारतीय जहाज शिवालिक आज भारत पहुंच रहा है। शिवालिक जहाज कुछ घंटों में मुद्रा बंदरगाह पहुंच जाएगा। पूरे अमेरिका के मुंह पे तमाचा है, पूरे मुंह सिस्टम नहीं, पूरे सिस्टम। और सवाल का निशान यहाँ से बनता है कि 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिल गई है। ये दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकला भारतीय जहाज शिवालिक। भारतीय नौसेना शिवालिक को दे रही है सुरक्षा। The Indian Navy has deployed warships to protect merchant ships heading to India. दूसरी बात यह कि इससे अंदाजा ये हो रहा है कि अमेरिका अगर खुद यूनाइटेड नेशन में या फिर उनके अलाइज जो है वो यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उनको बहुत सख्त मार पड़ी है। तो उन्होंने कहा यार अब भागने का यही बेहतरीन रास्ता है कि अब इधर चले जाओ, वरना तो फिर काम खराब है हमारा। और ये इंडियन नेवी के जहाज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम तो चाइना से ले लेते हैं, टर्की से लेते हैं, इंडियंस कहाँ से लेते हैं अपनी नेवी के जहाज? क्या वो इंडिजिनस डेवलप कर रहे हैं? Indian naval warships have been deployed near the Persian Gulf and they remain on standby to assist merchant vessels coming towards India. क्योंकि इस्लामाबाद और कोयटा के अंदर जो ड्रोन्स उड़ाए गए हैं, ये कहां से उड़े हैं, किसने उड़ाए हैं, कौन इसकी मामलत कर रहा है? बलोच शर्मचारों ने 24 घंटों में 4 बड़े हमले किए हैं, जिसमें 26 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी की हलाकतों की इतला है। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर जीएचक्यू होगा, क्योंकि जीएचक्यू के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं। फिर अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। बयान अफगान डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सामने आया कि अगर काबुल को हिट किया जाता है तो इस्लामाबाद को हिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मैदान जंग में इनको मात हो रही है, इनको परेशानी पड़ रही है, तो कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन के पास आ गए। कभी कहते हो ग्रांटेड नहीं है, कभी हम ये कर देंगे, तुम्हारी कोई सैंक्शन काम रशिया पे नहीं कर रही। जब से उसने यूक्रेन पे हमला किया, उसका रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। वर्ल्ड बैंक ने खुद कह दिया कि आसमान को छू रही है इकोनॉमी उनकी। अकेला ऐसा देश है इस समय, यह बताया जा रहा है कि भारत अकेला ऐसा देश है संभवतः पूरे विश्व में जहाँ तेल के दाम बढ़ाए नहीं गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है, मगर खुद ईरान यहाँ से अपना तेल बेच रहा है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। खबर सामने आई है कि भारतीय रिफाइनरीज ने 3 करोड़ बैरल्स, और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। ये ऊपर चलाएंगे न्यू दिल्ली में और बीजिंग में, ये मैं देख रहा। This is what I'm seeing at horizon. This is what I'm seeing. आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। उससे पहले ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो है। ताल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हो, आपके एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया, और ताल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाह साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी। पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है। बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। वो अल्लाह की फोर्स साबित हो गए यार। डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए, जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। और बार बार अगर क्लेम उसका हो कि वी आर द सुपर पावर, हो यार किस किस्म की सुपर पावर हो तुम्हें कौन समझता, कौन है तुम्हें सुपर पावर? आज मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूँ, और मैं अच्छा लगता हूँ कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूँ। सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो। जब वक्त क़याम आया तो वो खड़े हो गए और हम नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि पूरा इंडियन ओशन हमारा है और इसमें हर तरह की मूवमेंट वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और क्या पाकिस्तान ने कभी इस हवाले से सोचा कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि हमारा इतना बड़ा एरिया ऑफ ऑपरेशन या हमारे इतना इंटरेस्ट नहीं है जितने एरिया पे वो ऑपरेट करना चाहते हैं? देखिए, जब से इंडिया की और यूएस की स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो इंडिया की पहले थी कि लोक ईस्ट पॉलिसी, अभी वो कन्वर्ट हो गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। So the US, at the behest of the US, Indian Navy ना सिर्फ इंडियन ओशन बल्कि also पैसिफिक ओशन में as a part of the greater design to contain China, they have entered into alliance, चाहे वो AUKUS हो, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो सागर अभी उन्होंने एक किया, चाहे वो उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हों, तो उसको मलाबार एक्सरसाइजेज जो हैं उनको रखते हुए उन्होंने ये कहा जो एयरक्राफ्ट कैरियर एंड देयर एम्बिशन इज टू बिकम
the dominant force in the Indian Ocean and be able to project power ashore in a true blue water navy sense. तो उन्होंने जहाँ तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन है वो तो उन्होंने अचीव कर लिया थ्रू देयर SSBNs और फिर आइंदा SSN में भी 10 years टाइम में वो आ जाएंगी. तो एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है. तो टू प्रोजेक्ट पावर ashore you need aircraft carriers, you need landing craft which they already have, and you need the escort ships. तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अपनी शोर से दूर पावर प्रोजेक्ट करने के लिए ज़रूरी है. लेकिन उसके साथ ना एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि $1.5-2 बिलियन का होता है, प्लस एयरक्राफ्ट जो है ऑन टॉप ऑफ इट है, और बाकी उसके साथ जो पैराफिनरिया सारा कुछ जो चाहिए वो एक वेरी फ्यू नेवीज इन द वर्ल्ड कैन अफोर्ड दैट. और इंडिया की चूँकि एम्बिशन है रीजनल से बियॉन्ड भी एज ए ग्लोबल पावर भी है, तो इस वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपने इंडक्ट किए हैं और उनके प्लान्स. नेटो परेशान है, साउथ कोरिया परेशान है. तो आज बिल्कुल इस वाकये के बाद ना सिर्फ आज आधा अमेरिका मेरे जैसे, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, यहाँ अभी भी मैं खतरे में बैठा हूँ, पूरे अमेरिका के मुंह पे तमाचा है, पूरे मुंह सिस्टम नहीं, पूरे सिस्टम. और सवाल का निशान यहाँ से बनता है, आज 50 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो CEO हैं वो भारतीय हैं. आज वो छोड़ के चले जाए यहाँ से, तुम्हारी तो स्पीच लिखने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर अजय बंगा आज छोड़ के चला जाता है, किस फराडिया का लाओगे आके चलाएगा वर्ल्ड बैंक? तुम तो पहले घुटनों के बल हो तो लोगों को कहते हो कि यू डोंट टेक अस ग्रांटेड. किस मुंह से ये कहते हो लोगों को? कभी कहते हो ग्रांटेड नहीं है, कभी हम ये कर देंगे. तुम्हारी कोई सैंक्शन काम रशिया पे नहीं कर रही. जब से उसने यूक्रेन पे हमला किया, उसका रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है. वर्ल्ड बैंक ने खुद कह दिया कि आसमान को छू रही है इकोनॉमी उनकी. और अपने हालातों में देख लीजिए, जो मुझे भी डर है, खौफ है. मेरे बच्चे भी दिन में 3-3 दफा मुझे चेक कर रहे हैं कि डैडी अगर वहां पे इस तरह का हालात हुए तो बाहर ना निकलना. इन सर्कमस्टांसेस पे यहाँ पे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होना चाहिए. और ये इसको हम कहते हैं वी आर द होल्डर ऑफ डेमोक्रेसी. प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड. आज मैं फ्री नहीं हूं अपने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में जाने के लिए, खौफ से भरा पड़ा, परेशान हूं. बच्चे परेशान है, दोस्त परेशान है अमेरिका के. और इनका एम्बेसडर भारत में खड़े होकर कहता है डोंट टेक अस ग्रांटेड. आए वाह वाह. चीमा साहब, ये फिर मेरा ख्याल है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट मुकम्मल हो चुका है. साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट का एक साइकिल पूरा हो चुका है. कई दफा अर्ज किया था चीमा साहब, बाहर से कौमों के ऊपर हमले नहीं होते, हमले अंदर से होते हैं. अंदर वो कहते ने पुत्र पैड़े जम पीते. वो कह मुझे एक दोस्त था, उसके घर में गया, वो तो मिलियनर. मैं क्या बड़ी बड़ी मुबारक हो, तुझसे घर बड़ा सोना बनाया. उन्होंने कहा घर तो सोना बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन बंद हो चुकी. मतलब मैंने पूछा था ऑक्सीजन का क्या? उसने कहा बच्चे दोनों हमारा है, बैटर कैफे से आगे जा नहीं सके, ऑक्सीजन मेरी बंद हो चुकी. ये जो घर मैंने बना लिया है, ये बन गया, ये खंडरात 20 साल बाद खंडर बन जाएगा. तो वही हालात. जिस कौम के बच्चे नशों पे लग जाएं, जिस कौम के बच्चे पढ़ने से इनकार कर दें, इनोवेशन से नफरत शुरू हो जाए, और अपने झंडे सुबह शाम जलाएं और कहें डेथ टू अमेरिका और वी आर हमास, उसका फ्यूचर आप खुद प्रेडिक्ट कर लें. जिस तरह आपका फ्यूचर मैं रोजाना प्रेडिक्ट करता हूं कि आपके ना माजी में किसी ने जिहाद किया, ना फ्यूचर में कोई करेगा, क्योंकि आपके डीएनए का हिस्सा ही नहीं है. आपने पठानों, अफगानियों, टर्किश के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई. आपने गोरों के सामने आवाज नहीं उठाई. आप लेट जाते रहे उनके सामने, लेट जाते रहे. बल्कि कभी पूछे पाकिस्तानियों से तुम मुसलमान किस तरह हुए, किस तरह मुसलमान हो गए तुम? रोजाना कोई कहता है जी हम सैयद हैं. इतने सैयद सऊदी अरेबिया में जितने आपके पाकिस्तान में. रोजाना सुबह उठता कहता है जी मेरा हजरत अली के साथ शजराना, कोई कहता है जी साडा रसूल देना. और यार तुम सारे हिंदुओं चो निकले सो यार. तुम पूछो देखो तो सही किवें तुम मुसलमान हो गए. एक फॉरेन इन्वेडर आया, जाती दफा आपको आपका रिलीजन कन्वर्ट कर गया जाता है. चलो वो नहीं चीज हकीकत, आप हकीकतों से आप भी दूर हैं और अमेरिकन भी अब लग रहा है कि हकीकतों से दूर होते जा रहे हैं. ये समझते हैं कि नशा करना है, डॉलर इसी तरह प्रिंट करते रहेंगे और डॉलर चलते रहेंगे. हाँ, एक जरूर आपके देखने वालों को बताऊंगा, नई बात पिछले हफ्ते 10 दिन में हुई है. ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम अपना टेस्ट करना शुरू किया. रशिया ने, चाइना ने मिलकर दोनों ने एक फाइनेंशियल सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया है. अगली बारी है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाएगा. पेट्रो डॉलर पहले ही जो है वो सऊदी अरेबिया ने उठा के बाहर फेंक दिया है. यहां सीएनएन ने इसको कवर ही नहीं किया. यहां पे मीडिया ने ना ब्रिक्स के फाइनेंशियल सिस्टम को कवर किया है, ना पेट्रो डॉलर के मुंह पे जो तमाचा लगा है उसको भी इन्होंने कवर नहीं किया. ये समझते हैं कि इसको कवर करने से खतरा नहीं आएगा. डॉलर प्रिंट कर लो, की फर्क पैदा है? कागज ही है ना जी, कर लो प्रिंट. और कितने कर लोगे प्रिंट? ठीक है, बच्चे इनके मैथ से अब नहीं पढ़ेंगे. चीमा साहब ये ऊपर चलाएंगे न्यू दिल्ली में और बीजिंग में, ये मैं देख रहा. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग एट होराइजन. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. ये पिज्जा डिलीवर करेंगे, डोर डैश और ऊपर चलाएंगे, और इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि हमारे साथ होना क्या है. अगले दिन खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी. यहां से कई जो इनके अपने लौंडे लपाड़े कंप्यूटरों में बैठ के काम करते हैं, चीमा साहब आजकल वो भाग भाग के मैक्सिको जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं कि वहां पे फ्लैटों के किराए सस्ते हैं, फूड सस्ती है.
अमेरिकन इनकम के साथ वहां अयाशी करेंगे। अब सुना है मैक्सिको ने अमेरिकन डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। चले, ये भी दिन आने थे। चीमा साहब, ये जो अटैक हुआ है इससे भी आप फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह मैं आपकी क्रिकेट टीम को देख के मैंने आपका अंदाजा लगाया था, जब आपने क्रिकेट टीम के अंदर कुश्ती के पहलवान रख लिए थे अपने, तो मैंने उस पर एहतजाजन कहा था कि जिस तरह का मुल्क होगा उसी तरह की टीम कोई नहीं चल सकता। और बार बार अगर क्लेम उसका हो कि वी आर द सुपर पावर, हुआ किस किस्म की सुपर पावर हो तुम्हें कौन समझता, कौन है तुम्हें सुपर पावर आ जाए। बस चीमा साहब, इसके बाद असदर हकीकत मैं अगले दिन आपको मैं नहीं बता सका, बल्कि मेरे पास इस वक्त वो नोट्स मौजूद नहीं है। मैं आपको किसी वक्त बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया में कितने ममालिक के अंदर यूएस एम्बेसीज को बंद कर दिया गया ऑपरेशन को। कुछ एम्बेसियां तो उन्होंने बंद कर दिया। फ्यूचर आ रहा है कि जो बाकी एम्बेसियां बचेंगी, ममालिक अमेरिकन एम्बेसियों को निकालना शुरू कर देंगे वहां से। अगले स्टेप्स इसी तरह के जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैदान जंग में इनको मात हो रही है, इनको परेशानी पड़ रही है, तो कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन के पास आ गए। कौन यूनाइटेड नेशन के पास आ रहा है? अमेरिका कहता है कि भाई हम तो यूनाइटेड नेशन कौन किस खेत की मूली है। इजराइल तो खैर मानता नहीं, इजराइल को तो मतलब वो तो कहता है भाई दुनिया का कोई लॉ हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो वो लॉ जो है वो सिर्फ ईरान के ऊपर अप्लाई होते हैं कि वो इज एग्रेसर। ठीक है, मिडिल ईस्ट में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन ले, लेकिन सरगई लारोफ साहब ने जो बात की थी उनको कि आप ये रेजोल्यूशन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं लेके आते, कि वो आपके मुल्क से बैठकर और ईरान को निशाना बनाते हैं। और बिल्कुल ईरान बना रहा है, और मेरे ख्याल में ये ठीक कर रहा है। जो अटैक्स किए उन्होंने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को रात को हिट किया उन्होंने, इसके अलावा अलादीद एयरबेस है अमेरिका का इंदोहा, इसके साथ साथ कुवैत में, तो मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है ना, वो तो वहीं से ईरान को मारा जा रहा है। तो ईरान फिर क्या करेगा? ईरान ये देखेगा कि नहीं जी मेरा तो वाशिंगटन डीसी में कोई पेंटागन के ऊपर मैं मिसाइल मारूंगा। तो ये चीजें तो खैर नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि इससे अंदाजा ये हो रहा है कि अमेरिका अगर खुद यूनाइटेड नेशन में या फिर उनके अलाइज जो है वो यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उनको बहुत सख्त मार पड़ी है। तो उन्होंने कहा यार अब भागने का यही बेहतरीन रास्ता है कि अब इधर चले जाओ, वरना तो फिर काम खराब है हमारा। मैं ये नहीं कहता कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी बॉडी, हम सारे उसके मेंबर्स हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, 199 200 के करीब कंट्रीज उसके चार्टर्ड पे मौजूद है। लेकिन मुसीबत ये हुई कि यूनाइटेड नेशन की वो चीजें जो इनके अगेंस्ट जाती है उसको ये कभी नहीं मानते, लेकिन जब इनके फेवर में जाती है उन सबको ये मतलब वाह करना शुरू कर देते हैं। यूनाइटेड नेशन के मिडिल ईस्ट के हवाले से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। जमाल खशखजी के हवाले से क्या हुआ था सऊदी अरेबिया के खिलाफ, क्या उसके ऊपर अमल किया गया? इस तरह के और बहुत सारे मामला अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जाता। वो वहां देखते हैं जहां पे उनको लगता हो कि अब हमें ये चीज बेनिफिट दे रही है, कि पाकिस्तान भी यही करता है। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट आ जाती है यूनाइटेड नेशन में या रेजोल्यूशन आ जाता है टेरर के हवाले से या किसी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से, मतलब लेकिन अगेंस्ट हो, वो कहते हैं यार ये तो मतलब वैसे ही हमारे खिलाफ इन्होंने वो कर दिया। इंडिया के खिलाफ आ जाए, रशिया के खिलाफ आ जाए, चीन के खिलाफ आ जाए, इजराइल के खिलाफ आ जाए, वो तो कहते हैं भाई कौन हो तुम लोग। तो ये चीजें मेरे ख्याल में दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि शिवालिक और नंदा देवी जो कि भारतीय मर्चेंट नेवी के शिप्स हैं, जो कि भाई साहब एलपीजी टैंकर को लेकर ना मतलब कि 40,000 मीट्रिक टन के एलपीजी जो टैंकर है ना उसको लेकर भारत आज पहुंच चुके हैं। 4 से 4:30 से 5 बजे तक भारत में पहुंच चुके हैं। एलपीजी को लेकर जो दुष्प्रचार कराया जा रहा था ना पूरे भारत के अंदर कि भाई एलपीजी तो भारत के अंदर ख़त्म हो गई है और मतलब कि सबके सब मतलब कि ब्लैक में लेके रख लें, ये रख लें, वो रख लें, तो भाई साहब उस पर बस करारा तमाचा मारा भाई साहब इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी जो भाई साहब इंडियन नेवी मतलब कि एस्कॉर्ट करने उतर गई है जो भारत के जो मर्चेंट शिप्स हैं जो कि मतलब कि तेल वगैरह लेकर आ रहे हैं, एलपीजी लेकर आ रहे हैं, तो उसको एस्कॉर्ट करने के लिए इंडियन नेवी ने मतलब कि अपने मतलब कि वॉरशिप्स उतार दिए हैं और उसके भाई एस्कॉर्ट्स करने लग गई है इंडियन नेवी। तो भाई भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए खोल दिया गया है ईरान द्वारा। ठीक है भाई, तो भारत के कितने भी शिप वहाँ से निकल सकते हैं। भारत के अंदर किसी भी तेल की या फिर किसी भी गैस की, एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं होने वाली है। भारतीयों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भाई उनका चूल्हा नहीं चलेगा, भारत उनका चूल्हा भी चलेगा, उनकी गाड़ियाँ भी चलेंगी। भारत को कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बैठी पड़ी है जो कि भाई पहले से रिलेशन बना चुकी है सबके साथ में। हमारा रिलेशन रशिया के क्या बोलते हैं, रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी है और भाई इसराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। तो भाई अब हमें तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि भाई हमारे सबके साथ टाइज हैं। ठीक है भाई, 1,35,000 टन का मतलब कि तेल जो है ना मतलब भारत में पहले से ही पहुंच चुका है, जो क्रूड ऑयल है। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ भारतीय शिप्स को भाई साहब जाने की इजाज़त है, वहां से निकलने की इजाज़त है, लेकिन भाई पाकिस्तान के शिप जो है ना उनको जब्त कर लिया गया है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, उनमें छानबीन चल रही है। ठीक है भाई, उनके शिप्स को बिल्कुल भी निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भाई ईरान जो है मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर लड़ना चाहता है, मतलब कि दुनिया के खिलाफ, मतलब कि किनको टक्कर देने के लिए, अमेरिका और इसराइल को टक्कर देने के लिए, मतलब कि वो ऑयल क्राइसिस को बढ़ावा देना चाहता है ईरान की। भाई मतलब कि पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस वगैरह हो जाए ताकि हम काउंटर कर सके अमेरिका और इसराइल को। ठीक है भाई, मतलब कि इस ऑयल क्राइसिस से ना मतलब कि जो अमेरिका के जो मतलब कि
संबंध बने पड़े हैं ना दूसरे देशों के साथ में भाई साहब, वो मतलब अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो भाई साहब। मतलब साउथ कोरिया ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, ठीक है भाई, जापान ने भी उठानी शुरू कर दी है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं भाई ऑयल के, ठीक है भाई। और जो नाटो देश है वो भी प्रेशर बना रहे हैं अमेरिका पे भी, क्या कर रहे हो, ठीक है भाई। अमेरिका को मतलब कि अमेरिका ने सीधे सीधा पंगा ले लिया है भाई साहब ईरान से। अमेरिका की कोई इतनी झड़प नहीं थी भाई साहब कि ईरान में डायरेक्टली घुसे और उसके बाद भाई असिस्टिनेट करे मतलब कि उनके लीडर को, सुप्रीम लीडर को, ठीक है भाई। इसराइल को तो भाई साहब एक ना एक दिन भाई साहब अटैक करना था भाई, क्योंकि भाई उनको तो डायरेक्टली थ्रेट था ईरान से, ठीक है भाई साहब। उनको तो कितनी बार धमकी मिल चुकी है जब वो मतलब कि गाज़ा की तरफ से हमला होता था इजराइल पे, तो भाई साहब उस टाइम पर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा इशारे करे थे भाई साहब ईरान ने, और मतलब कि बहुत सारा सपोर्ट पहुंचाया था मतलब गाज़ा में ईरान ने। तो भाई साहब मतलब कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मतलब सपोर्ट करते हैं, तो भाई मतलब कि क्या बोलते हैं, तो उस वजह से ना भाई इजराइल को थ्रेट था। लेकिन भाई अमेरिका जो कूदा है ना इस जंग में, मतलब कि उसकी वजह से मतलब कि भाई सबसे ज़्यादा अमेरिका की वजह से ही मतलब कि ऑयल क्राइसिस शुरू हुए हैं भाई, कि अमेरिका ऐसे एकदम से कूदा है इस जंग में, ठीक है भाई साहब। उनके अलाइज ही मतलब कि उनसे दूर हो रहे हैं भाई, ठीक है भाई। मतलब कि ऑयल क्राइसिस इतना बढ़ गया है ना भाई, मतलब कि ये ऑयल क्राइसिस भाई जब 1973 में सबसे ज़्यादा बड़ा था, जो खाड़ी देशों का युद्ध हुआ था इसराइल के साथ में, ठीक है भाई। मतलब कि उस टाइम पर मतलब कि $3 से $12 पर आ गया था प्रति बैरल आ गया था तेल, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई 1990 में आया था क्राइसिस, ठीक है भाई। उस टाइम पे क्या बोलते हैं $36 से $41 पे आ गया था, ठीक है भाई। उसके बाद भाई 2008 में मतलब कि ऑयल क्राइसिस आया, क्योंकि भाई स्प्रिंग मतलब कि अरब स्प्रिंग्स की मतलब प्रोटेस्ट चले थे मतलब कि मध्य पूर्वी देशों में, ठीक है भाई। वहाँ पे अपनी सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट चले थे, उस वजह से मतलब कि ऑयल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस टाइम पर भी मतलब कि भाई 55% मतलब कि ऑयल के रेट्स ना मतलब बढ़ गए थे, ठीक है भाई। उसके बाद भाई 2011 में क्या बोलते हैं 63% बढ़े थे, ठीक है भाई साहब। उसके बाद फिर भाई 2022 में बढ़े हैं भाई साहब, मतलब 2022 में भी 70% के करीब मतलब कि रेट्स बढ़े थे जब यूक्रेन और क्या बोलते हैं रशिया का युद्ध हुआ था, ठीक है भाई। अब उसके बाद 2026 में भाई साहब मतलब कि जो मतलब कि 75 से 80 प्रति बैरल तेल था, क्रूड ऑयल था, वो अब मतलब कि एकदम से उसने छलांग लगाई 140 पे लगाई। उसके बाद अब 110 के करीब मतलब कि पहुंच रखा है, 110 के करीब प्रति बैरल पहुंचा हुआ है तेल। पूरी दुनिया जो है मतलब कि भाई एनर्जी की खपत करती है भाई साहब, मतलब कि हर चीज़ के लिए मतलब कि एनर्जी चाहिए होती है, मतलब कि ये तेल क्रूड ऑयल चाहिए, क्योंकि भाई साहब उसको रिफाइन करके उसमें से मतलब कि अलग अलग के पदार्थ निकाले जाते हैं, मतलब कि जैसे कि क्या बोलते हैं पेट्रोल हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, और एलपीजी गैस हो गया भाई। बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं उसको प्रोसेस करके, मतलब कि जो क्रूड ऑयल का वेस्ट होता है ना, जो नीचे सबसे नीचे वाली लेयर पे रह जाता है, सब वेस्ट होता है, उसकी भी ग्रीस वगैरह बनाई जाती है, वैसलीन वगैरह बनाई जाती है। तो भाई आप सोच ही सकते हो तो कितना मतलब कि उपयोग में आता है क्रूड ऑयल, तो भाई तो पूरी दुनिया में काम आता है भाई, मतलब कि इससे गाड़ियाँ चलती हैं भाई साहब, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि जो एलएनजी होती है, एलएनजी जो गैस होती है, उससे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है, ठीक है भाई। तो भाई मतलब कि फिर उसके पावर प्लांट चलाए जाते हैं भाई, मतलब कि पूरी दुनिया ही चलती है भाई साहब इस मतलब कि इस क्रूड ऑयल से। अगर क्रूड ऑयल ना होता तो भाई साहब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती आगे। तो भाई ये पूरी दुनिया के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और इस पर मतलब कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई मतलब कि वॉर होती तो भाई पूरी दुनिया मतलब झेलती है, एक वॉर भाई पूरी दुनिया झेलती है, ठीक है भाई साहब। तो वॉर भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, लेकिन भाई इस वक्त भाई भारत को ये फ़ायदा है कि भाई भारत के मतलब कि जो तेल वगैरह है वो मतलब कि इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर रही है भाई, मर्चेंट नेवी मतलब हमारी मर्चेंट शिप्स जो हैं उनको भाई साहब एस्कॉर्ट करके भाई भारत के अंदर मतलब कि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम लाई जा रही हैं। तो भाई ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।